नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है हिंदी कहानी की विशेषताएं। हिंदी साहित्य के विद्वानों ने हिंदी कहानी को लेकर के कुछ अपने मत व्यक्त किए हैं और उसके अंतर्गत अपने विचारों के माध्यम से कुछ बिंदुओं को विशेषता के रूप में रेखांकित किया है, जिसमें लघु आकार, संवेदना की एकता, सत्य का आधार, मनोवैज्ञानिकता, सक्रियता इत्यादि प्रमुख मानी जा सकती हैं। आकार की दृष्टि से हम देखते हैं तो कहानी का आकार बहुत ही छोटा होता है। कहा जाता है कि कहानी एक ही बैठक में एक साथ बैठ करके हम उसे पढ़ सकते हैं। कहानी की सर्वप्रथम विशेषता उसके आकार की लघुता है। लघु आकार के कारण कहानी की शिल्प विधि सरल हो जाती है। यह आकार इतना होना चाहिए कि उसे 20 मिनट में एक स्थान पर बैठ करके पूरी तरह से पढ़ा जा सके। संवेदना की एकता, कहानी का वर्ण विषय जीवन या जगत की कोई एक घटना, विचार, परिस्थिति या भावना होती है। उसके निर्वाह के लिए संवेदना में एकता अथवा केंद्रीयता का होना अति आवश्यक माना जा सकता है। वस्तुतः यही संवेदना की एकता कहानी का प्राण तत्व मानी जा सकती है। प्रभावात्मकता, संवेदना की एकता से ही कहानी की प्रभावात्मकता उत्पन्न होती है। हम कह सकते हैं कि संवेदना में जब तक एकता नहीं होगी तब तक कहानी में प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। कहानी में प्रवेग और प्रवाह जितना अधिक होगा वह उतनी ही उत्तम होगी। कुछ विद्वानों का मानना है कि कहानी घुड़दौड़ के समान होती है, जिसका प्रारंभ और अंत बड़ा ही रोचक होता है। तीसरी विशेषता है सत्य का आधार। कहानी कपोल कल्पना मात्र न होकर जीवन के किसी व्यापक सत्य से प्रेरित होना चाहिए। सत्यता के कारण ही कहानी में प्राणवत्ता आती है और वह पाठक को प्रभावित करती है, अन्यथा उसका कोई भी महत्व नहीं हो सकता, उसकी कोई भी उपादेयता रेखांकित नहीं हो सकती। नंबर 3, मनोवैज्ञानिकता। मनोवैज्ञानिकता कहानी की एक प्रमुख विशेषता है। इसी चरित्र और कथानक प्रभावशाली होता है और न उसमें स्वाभाविकता आती है। मनोविज्ञान के कारण कहानी का स्वरूप अधिक उपादेय हो जाता है और यह पाठकों पर अपना प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती है। अगला पॉइंट है सक्रियता। कहानी में कहीं भी ठहराव न होकर सर्वत्र गति होनी चाहिए। उसमें कहानी को सक्रियता प्राप्त होती है और उसके लिए कहानीकार कभी तो घात प्रतिघात से और कभी भावपूर्ण संक्षिप्त संवादों से कहानी को गति प्रदान करता दिखाई देता है। समग्र विवेचन के उपरांत हम कह सकते हैं कि सभी विद्वानों ने कहानी की मूलभूत विशेषताओं को दृष्टिपथ में रखते हुए अपनी परिभाषाओं के माध्यम से कहानी के स्वरूप का निर्धारण करने का प्रयत्न किया है। वस्तुतः निष्कर्ष रूप में कहानी को इस परिभाषा में आबद्ध किया जा सकता है। कहानी वह है जिसमें जीवन के एक अंग का चित्रण हो, घटनाओं को परस्पर आबद्ध करके उसके विकास में तीव्रता, रोचकता, स्वाभाविकता और संक्षिप्तता हो। संवादों के समुचित और सार्थक प्रयोग के साथ साथ उसकी भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण हो। जीवन की वास्तविकता और मनोवैज्ञानिकता अपने आप में समेटे हुए हो। अतः कहानी सार्थकता से नियोजित एक कलात्मक उपलब्धि मानी जा सकती है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक निश्चित लक्ष्य जीवन के किसी मार्मिक पहलू को अभिव्यक्त करना कहानी का प्रमुख उपादेय माना जा सकता है। कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी और उपन्यास में
कुछ महत्वपूर्ण अंतर हमें दिखाई देता है, जिसके कारण आकार में यह फर्क आता है। उपन्यास और कहानी में सबसे बड़ा फर्क यह है कि उपन्यास में जीवन का व्यापक चित्रण किया जाता है, जबकि कहानी में जीवन के व्यापक चित्रण की गुंजाइश नहीं होती। कहानीकार जीवन के किसी एक खंड, एक घटना, एक अनुभव को ही कहानी का आधार बनाता है। वस्तुतः उपन्यासकार एक साथ कई घटनाओं, अनुभवों को प्रस्तुत करता है। निश्चित ही यह मूल आधार बहुत बड़ा अंतर माना जा सकता है, जिसके कारण शेष अंतर भी स्वतः ही दृष्टिगत होते हैं। हम कहानी और उपन्यास के अंतर को इस प्रकार भी देख सकते हैं कि कलात्मक दृष्टि से कहानी के जो बिंदु हैं, जिनके कारण कहानी का मूल्यांकन किया जाता है, जो कहानी को एक आधार प्रदान करते हैं, वह बिंदु जैसे कथानक, पात्र, संवाद, देशकाल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। हम देखते हैं कि कथानक की दृष्टि से कहानी का जो कथानक होता है वो बहुत ही संक्षिप्त होता है, जबकि उपन्यास का जो कथानक होता है या कथा वस्तु होती है वो बड़ी व्यापक होती है। उसमें जीवन का समग्र चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी जीवन में घटित होने वाली सिर्फ एक घटना का ही चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह से पात्रों की दृष्टि से हम देखते हैं अंतर को, तो कहानी में पात्र बहुत कम होते हैं, जबकि उपन्यास में बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि कथानक के साथ साथ उपकथाएं भी उसमें समाहित होती हैं, जिनके कारण कहानी को गति प्रदान होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि संवाद कहानी के अंदर बहुत ही संक्षिप्त होते हैं, जबकि उपन्यास के अंदर प्रत्येक चरित्र को लेकर के संवादों की रचना की जाती है, जिससे कि कहानी में नाटकीयता उत्पन्न हो सके। इसके अलावा देश काल और वातावरण की दृष्टि से हम देखते हैं तो फलक उसका बहुत ही विस्तृत होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कथा के दो रूप हैं, पहला कहानी और दूसरा उपन्यास। कहानी किसी एक घटना को लेकर के लिखी जाती है, जबकि उपन्यास जीवन का समग्र वर्णन करने वाला एक ग्रंथ माना जा सकता है। कहानी का रचनागत वैशिष्ट्य। यूँ तो आज हमारे लिए कहानी कोई अपरिचित शब्द नहीं है, क्योंकि हम सभी ने बचपन में अपने परिजनों, बुजुर्गों से बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, जो कि हमारे अतीत का हिस्सा मानी जा सकती हैं। पुराण, पंचतंत्र, बेताल पच्चीसी, जातक कथाएं इत्यादि प्राचीन ग्रंथों में हजारों कहानियाँ देखने को मिलती हैं। ऐसे ही कहानियों को पढ़ने या सुनने से हमारा जहाँ मनोरंजन होता था, वहीं उनके माध्यम से हमें तरह तरह के उपदेश भी प्राप्त होते थे, तरह तरह की प्रेरणाएं भी मिलती थीं। इनमें अंकित घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उसके माध्यम से व्यक्त उपदेश महत्वपूर्ण होते थे। अतः निश्चित रूप से प्राचीन कहानियाँ हमारी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा सकती हैं, लेकिन आज की कहानियाँ प्राचीन कहानियों से नितांत भिन्न है। बहुत बड़ा अंतर है। तत्कालीन जो कहानी साहित्य था और वर्तमान जो कहानी साहित्य है, उसमें बहुत बड़ा अंतर देखा जा सकता है। वस्तुतः प्राचीन कहानियों में घटनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इस घटना के माध्यम से लेखक अपने उद्देश्य की पूर्ति करता था। इसके लिए वह घटनाओं को मनचाहा रूप देता था। उसके लिए जीवन की वास्तविकताओं का कहानी के संदर्भ में अधिक महत्व नहीं था। कहानी की रचना के लिए वह काल्पनिक, दैवीय या चमत्कारिक घटनाओं का आश्रय लेता था। लेकिन आज का कथाकार कहानी की रचना करते समय जीवन के प्रत्येक अंग पर अपना विचार व्यक्त करता है। आज का कथाकार यह भी ध्यान रखता है कि जिस कहानी की रचना कर रहा है वह अवास्तविक न लगे।
वह जो चरित्र निर्मित कर रहा है वह भी जीते जागते इंसान की तरह दिखाई दे। वह उसके द्वारा ऐसे कार्य संपन्न नहीं करा सकता जिसे करना मनुष्य के लिए असंभव है। निश्चय ही तब और अब में बड़ा अंतर दिखाई देता है, लेकिन यह अंतर आज अचानक नहीं आया। वस्तुतः यह तो 18वीं एवं 19वीं सदी के विभिन्न परिवर्तनों से मानव की चिंतन की प्रणाली व सोच में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों की देन है। मानव की सोच भी अधिक वास्तविक और जीवन से अधिक निकट दिखाई देती है, जिसका प्रभाव आधुनिक कहानी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। धन्यवाद।